MKZ न्यूज, खबर सीधी, साफ और सच्ची। देश और दुनिया की हर बड़ी छोटी खबर, नो फेक नो मसाला। आज ही फॉलो करें। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर तेजी से बदल रही है। एनसीपी की वरिष्ठ नेता और दिवंगत अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर चुकी हैं। लोक भवन में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लेकिन ये सिर्फ एक शपथ समारोह नहीं था, ये संदेश था कि अजीत पवार के जाने के बाद जो शून्य पैदा हुआ है उसे भरने की शुरुआत अब हो चुकी है। राज्यपाल ने जब सुनेत्रा पवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उन तालियों के बीच एक भारीपन भी था। भारीपन उन यादों का जो बार बार अजीत दादा की तरफ ले जा रही थी, जिनकी कुर्सी पर आज उनकी जीवन संगनी और अब उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बैठे थे। हालांकि यहाँ सवाल सिर्फ एक पद या कुर्सी का नहीं है, सवाल उस साख का है जिसे अजीत पवार ने दशकों की मेहनत से खड़ा किया था। अब देखना यह है कि सुनेत्रा पवार उस पावर सेंटर को उसी मजबूती से चला पाएंगी। इस सवाल का जवाब भी अगले कुछ महीनों में मिल जाएगा। फिलहाल सबसे खास बात यह है कि शपथ के साथ ही विभागों के बंटवारे की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सुनेत्रा पवार को तमाम विभाग सौंप दिए गए हैं जो अजीत पवार के पास थे, लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच भी है, उन्हें वित्त एवं योजना विभाग नहीं दिया गया है। अजीत पवार के पास वित्त एवं योजना, राज्य उत्पाद शुल्क, खेल और अल्पसंख्यक मामलों जैसे भारी भरकम मंत्रालय थे। अब सुनेत्रा पवार के पास राज्य उत्पाद शुल्क, खेल और अल्पसंख्यक मामले तो रहेंगे, लेकिन वित्त विभाग को लेकर सस्पेंस बरकरार है। राजनीतिक जानकारी से सत्ता के संतुलन के तौर पर देख रहे हैं। वित्त मंत्रालय किसी भी सरकार की रीढ़ होता है और अजीत दादा उस पर अपनी जबरदस्त पकड़ रखते थे। अब सुनेत्रा पवार इस नई भूमिका में है, तो क्या उन्हें आने वाले समय में यह विभाग मिलेगा या फिर गठबंधन की राजनीति में यह किसी और के पाले में जाएगा? फिलहाल सुनेत्रा पवार के लिए ये चुनौती है कि जो विभाग उन्हें मिले हैं उनमें वो अपनी कैसी छाप छोड़ती हैं। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का रुख भी बेहद अहम रहा है। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जो कहा उसने महायुति के इरादों को साफ कर दिया है। फडणवीस ने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार अजीत दादा के परिवार और उनके पार्टी के हर फैसले के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। मुख्यमंत्री का ये कहना कि राकपा जो भी फैसला लेगी हम उसका समर्थन करेंगे, ये बताता है कि इस वक्त गठबंधन के भीतर तालमेल कितना गहरा है। फडणवीस जानते हैं कि अजीत पवार के समर्थकों को ये भरोसा दिलाना जरूरी है कि वे अकेले नहीं हैं। बीजेपी के लिए भी ये एक बड़ी परीक्षा है। अजीत पवार के बिना एनसीपी को एकजुट रखना और सुनेत्रा पवार को एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित करना महायुति के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए फडणवीस का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक शिष्टाचार नहीं बल्कि एक ठोस चुनावी रणनीति का हिस्सा भी नजर आता है। कुल मिलाकर सुनेत्रा पवार का यह सफर आसान नहीं रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक वो पर्दे के पीछे रहकर काम करती थी, सामाजिक कार्यों में सक्रिय थी, लेकिन 2024 में जब उन्हें बारामती की रणभूमि में उतारा गया तो मुकाबला अपनी नंदत सुप्रिया सूले से था। वो प्रतिष्ठा की लड़ाई सुनेत्रा पवार हार गई, लेकिन उस हार ने उन्हें राजनीति के दांव पेच सिखा दिए। हालांकि हार के बाद भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, वो राज्यसभा पहुंची और अब महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री हैं। ये किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जिस बारामती ने उन्हें चुनाव में नकारा, आज उसी बारामती और पूरे महाराष्ट्र की कमान उनके हाथों में है। लेकिन सुनेत्रा पवार के सामने अब दोहरी चुनौती भी है। एक तरफ उन्हें प्रशासन चलाना है और दूसरी तरफ अपनी पार्टी के कैडर्स को ये यकीन दिलाना है कि अजीत दादा की विरासत सुरक्षित हाथों में है। क्या वो शरद पवार और सुप्रिया सूले की राजनीतिक काट ढूंढ पाएंगी? क्या वो महाराष्ट्र की जनता के दिलों में वही जगह बना पाएंगी जो अजीत पवार की थी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सुनेत्रा पवार के इस शपथ समारोह के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए पावर गेम की शुरुआत हो चुकी है।